12 अप्रैल को लौह नगरी जमशेदपुर में हुई 4 लोगों की हत्या मामले के कातिल को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कातिल ने पहले अपनी पत्नी, दो मासूम नाबालिग बेटियों के बाद ट्यूशन टीचर की हत्या की, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद अपने बिजनेस पार्टनर पर जानलेवा हमला। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ऐसा करने वाला निश्चित तौर पर सनकी ही हो सकता है या साइको किलर। पुलिस ने हत्याकांड से पर्दा उठाते हुए सनसनीखेज खुलासे किए हैं। देखिए तफ्तीश में 4 मर्डर की पूरी कहानी। 4 कत्ल का कातिल गिरफ्तार। कोयलांचल में छिपकर बैठा था हैवान। पुलिस ने खोला कत्लेआम का राज। हाथों में हथकड़ी और गमछे से मुंह छिपाए इस शख्स को गौर से देखिए। ये वही हत्यारा है जिसने 12 अप्रैल को लौह नगरी जमशेदपुर में पत्नी और बच्चों सहित ट्यूशन टीचर की हत्या की थी। तब से ये फरार चल रहा था, लेकिन धनबाद पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, पुलिस ने इस साइको किलर को धर दबोचा। धनबाद और जमशेदपुर पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त मिली जब फरार आरोपी दीपक कुमार जिले के पुलिस लाइन के पास HDFC बैंक में पैसा जमा कराने पहुंचा था। बैंक प्रबंधक ने आरोपी के संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस को खबर दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और कातिल दीपक को गिरफ्तार कर लिया। ये जो है सो वहाँ से हत्या करके यहाँ भाग के आया हुआ था और उसकी गिरफ्तारी जो है HDFC बैंक से हुई है। वहाँ की टीम भी आई हुई थी और उसके टीम के साथ जो है सो हम लोग मिल करके उसकी गिरफ्तारी की है। ये पैसा जमा करने गया था। जमशेदपुर पुलिस यहाँ पहुँची है? हाँ, जमशेदपुर पुलिस आई है, उसके साथ उसके सहयोग से ही गिरफ्तारी। बता दें कि दीपक की गिरफ्तारी के लिए SSP के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीम बनाई गई थी। रांची के साथ साथ बिहार और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दीपक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी और ये किलर कोयलांचल धनबाद में छिप कर बैठा था। जैसे ही ये बिल के बाहर निकला, पुलिस ने इसे धर दबोचा। पुलिस ने जब पूछताछ की तो साइको किलर ने पूरा राज उगल दिया। इनके द्वारा कन्फेशन में 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई। जो टीचर को, शिक्षिका को इन्होंने जो टेप से बांधा, मुंह बांधा और हाथ बांधा, वो टेप हम लोगों को कहीं छिपा हुआ था, उसको हमको बरामद करके दिया। और शिक्षिका को जो डराने के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया गया, वो चाकू हम लोग के लिए रिकवरी करके दिया। और जो ताला घर में बांधता और जो उसका चाबी था कहीं फेंक दिया था बगल में, तो वो ताला भी आइडेंटिफाई कराया और चाबी भी हम लोग को रिकवरी करके दिया। तो इसमें हम लोग ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एविडेंस है और घटना में जो शामिल आदमी है, ये सबका हम लोग बराबर हुआ है। पुलिस ने बताया है कि दीपक वेब सीरीज के जद में आ गया था। वो लगातार वेब सीरीज देखता था। उसी दौरान उसने कर्ज से उबरने के लिए कत्ल की पूरी पटकथा लिखी और उसे अंजाम तक पहुंचाया। थोड़ा सा मतलब कि अनस्टेबल माइंड का आदमी लग रहे थे और काफ़ी जिद दिया और इन्होंने वेब सीरीज़ का एडिक्शन ज़्यादा हो चुका था। और जब इनका लगा कि मेरे जो घर भी बिक्री हो गया मेरे दोस्त के कहने पे, प्रभु के कहने पे, और हाईवा भी उन्हीं का अपना गाड़ी को, जो ऑलरेडी टैक्स फेल वाला, वो गाड़ी को हमको चीटिंग करके दे दिया और उनसे उनका गाड़ी रॉयल एनफील्ड भी हमको बेच दिया और सभी पूरा पैसा हमको लेके हमको चुना कर रहे हैं और चीट कर रहे हैं। ये उनको मन में आ गया था। और लॉकडाउन में उनके जो द्वारा किया गया हाईवा गाड़ी का भी ठीक तरह से आमदनी नहीं हो पा रही थी। और रोशन जो है उनका, प्रभु जी का जो भगिना, वो भी इनके साथ चीटिंग करने का इनको आरोप लगा हुआ था। दीपक ने पहले प्रभु और रोशन को मारने की प्लानिंग की, लेकिन वो अपने ही प्लानिंग में उलझ गया और एक के बाद एक 4 कत्ल कर बैठा। ये 12 तारीख को सुबह 8 से 8:30 के बीच में सबसे पहले अपनी पत्नी को हत्या किया, हथौड़ी से सिर में तोड़कर, और उसके बाद अपने बड़ी बेटी को हत्या की, प्लस उसके बाद छोटी बेटी को हत्या की। उसके बाद इन्होंने लगाया, फिर अपने ससुराल घर गया, जेवर लिया, फिर जाके वहाँ पर दुकान में बेचा। 4.5 लाख पैसा में 3 लाख इनको नकद मिला, वो लेके वापस घर आया। तो वापस आके दोबारा वेब सीरीज़ वगैरह बैठ के देख रहा था। फिर तब तक टीचर आए हैं, तो टीचर के साथ
मतलब चाकू दिखा करके बाइक के कारण उनको जो है चिल्लाने लगी, तो फिर उनको भी इन्होंने मारा और उनके साथ इन्होंने गलत किया। फिर उनको लाश को छुपाने के लिए बॉक्स खोल के उसके अंदर रख दिया था, पलंग के अंदर। और जब रोशन आए तो फिर रोशन को भी मारने के लिए इन्होंने प्लान बनाए थे। फिलहाल जमशेदपुर पुलिस हत्याकांड के एक एक कड़ी को जोड़ रही है और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतना तो साफ है कि 4 लोगों का कत्ल करने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता, वो किलर या साइको किलर ही हो सकता है। धनबाद से संजय गुप्ता के साथ जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए अभिनव कुमार की रिपोर्ट। एक विवाहित महिला की जिंदगी में सब कुछ उसका पति होता है। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, लेकिन जब यही परमेश्वर हैवान बन जाए तो उस महिला की जिंदगी एक अभिशाप बनकर रह जाती है। नवादा जिले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दहेज दानवों ने फिर किया शर्मसार, पैसे के लिए एक और बेटी की ली जान, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। एक विवाहित महिला की जिंदगी में सब कुछ उसका पति होता है। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, लेकिन जब वही परमेश्वर हैवान बन जाए तो उस महिला की जिंदगी एक अभिशाप बनकर रह जाती है। नवादा जिले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। चंद कागज के नोटों के लिए एक विवाहिता युवती को मौत के घाट उतार दिया गया। टेम्पो पर सफेद कफन में लिपटा एक बेटी और एक बहू का शव, और घर के आंगन में छाती पीट पीट कर रोती ये महिलाएं उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे दहेज लोभियों ने कागज के चंद नोटों के लिए अंजाम दिया है। बार बार मारो मारल का काले पर चौठारो मारल का तो कलिए बेटी चाट करो या छठिए बहाने जा लाफ है ना अपन मारो गरिया वो तबरी ना जा देवो का बॉन्ड बना देवो बेटी तब काली कलिए भा हमार बेटिया विदा कर दे कहल मारवा गरिया मां तो काल के ना से शादिया है ना को बेटिया के छोटकी बेटिया के से शादिया दिन चाल जीते। अब की जान गली की छड़ा पुता फिर मार देता है। अब बेटियों के काल के कहते हैं कि बहू बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन इस देवी को जब सिर्फ उगाही का जरिया समझ लिया जाए तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। नवादा जिले के मेसकोट थाना क्षेत्र की बीजू बिघा की बेटी किरण ने सपनों में नहीं सोचा होगा कि उसकी मांग सजाने वाला उसका सुहाग चंद पैसों के लिए उसे मौत की नींद सुला देगा और उसके 2 छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर देगा। मौके पर पुलिस को भी शव उठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इधर घटना के बाद से ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं। भगनी थी सर, और इसको पॉइजन दे करके मैंने दहेज के चलते मार दिया गया है, और बार बार मोबाइल पर कॉल कर करके पैसा मांग रहे थे। जो लड़का था जो मेरा मतलब भगिन दामाद था। तब? और उसके बाद कल रात की घटना है कि जो ऐसा पॉइजन दे करके मार दिया गया। कौन गांव का मामला? ये विकासपुर नरहट के बगल में। इधर पुलिस ने भी मामले को संजीदगी से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के दौरान ससुराल पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक बेटी दहेज के लिए बलि चढ़ती रहेगी। दहेज एक अभिशाप है, दहेज एक जहर है, दहेज एक खंजर है, दहेज एक नीच सोच का परिणाम है, दहेज एक जंजाल है, दहेज बेटियों के लिए काल है। इसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। दानापुर के नौबतपुर इलाके में भीड़ का बेरहम चेहरा देखने को मिला, जहां भीड़ ने एक लुटेरे की पीट कर जान ले ली, जबकि दूसरे को जख्मी कर दिया। वहीं तीसरा बदमाश भीड़ की चंगुल से जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। लुटेरों को लूट पड़ा महंगा, भीड़ ने पीट पीट कर ली जान, दूसरा जख्मी, तीसरा फरार।
टेम्पो पर रखे शव के सामने दहाड़े मारकर रोती बिलखती महिला उस लुटेरी की मां है जिसे भीड़ ने बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा है। वहीं भीड़ ने दूसरे लुटेरे की इतनी पिटाई की है कि बोलने में भी उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, जबकि तीसरा अपराधी भीड़ के चंगुल से भागने में कामयाब रहा। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि दानापुर के नौबतपुर में दुकान के लिए सोना ले जा रहे विक्रम के कारोबारी से लुटेरों ने हथियार के बल पर मुकीमपुर गांव में सोने से भरे बैग को लूट लिया, जिसके बाद कारोबारी शोर मचाने लगा। इस दौरान अपराधी फायरिंग करते हुए भागने लगे। जब अपराधी करंजा गांव के बधार पहुंचे तो भीड़ ने 2 अपराधियों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई शुरू कर दी, जिसमें एक बदमाश की मौके पर मौत हो गई। दुकान पर थे तब फोन आया कि से आपका अमन मारा गया। अमन कहाँ लोग मारा? ये पता नहीं मिला। नहीं मिला। कहाँ पर मारा लोग? करंजा पीट पीट के? हाँ, बधार में। कितना इसका एज था? 18। वहीं भीड़ ने दूसरे आरोपी को पीट पीट कर जख्मी कर दिया, जबकि तीसरा आरोपी भीड़ के चंगुल से भागने में कामयाब रहा। मृतक की पहचान अमन के रूप में हुई है, जबकि जख्मी युवक की पहचान देवानंद के रूप में हुई है। वहीं तीसरे की शिनाख्त सौरभ के रूप में हुई, जो फरार है। वहीं मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष दीपक सम्राट ने जख्मी आरोपी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। क्या? कहाँ से आ रहे थे? इसीलिए धड़ के लोग मारे हैं? बहुत मारे। ये लोग थे आप लोग साथ में? कौन कौन थे साथ में? भागा था, उसका क्या नाम था? सौरभ कुमार। कहाँ उसका घर था? पता चला था कि दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से कुछ 2-3 अपराध कर्मी के द्वारा कुछ गहना लेकर जा रहा था, उसको छीन कर वो भाग रहा था। ग्रामीणों के द्वारा उसका पीछा किया गया। पीछा करने के उपरांत उसके द्वारा गहना फेंक दिया गया और गहना फेंकने के उपरांत उसके द्वारा फायरिंग किया गया है। फायरिंग के आलोक में ग्रामीण द्वारा आक्रोशित हो गया और उसको पकड़ के पीट कर उसकी हत्या कर दी गई और एक व्यक्ति वहाँ जख्मी है और एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया। लेकिन सवाल ये है कि भीड़ तंत्र का ये कैसा इंसाफ? भीड़ को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? भीड़ ने पकड़ने के बाद पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? क्या भीड़ के जहन से कानून का खौफ खत्म हो चुका है? क्या भीड़ ऐसे किसी की हत्या कर सकती है? अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। समस्तीपुर में महज 2 कट्ठा जमीन के लिए 2 पक्ष के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। देखते ही देखते धारदार हथियार से वार पलटवार कर 10 लोगों को लहू लुहान कर दिया। जायदाद अपनी जगह है और लोग जख्म लिए अस्पताल में कराह रहे हैं। जमीनी विवाद में खूनी जंग, धारदार हथियार से वार पलटवार, दोनों पक्ष से 10 लोग जख्मी। समस्तीपुर सदर अस्पताल की ये तस्वीर उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे जमीनी विवाद में अंजाम दिया गया है। महज 2 कट्ठा जमीन के लिए 2 पक्ष के लोगों ने एक दूसरे को लहू लुहान कर दिया। किसी के सिर पर चोट आई तो किसी के हाथ तो किसी के चेहरे पर जख्म के निशान हैं। सर जमीन के बारे में घटना हुआ। पहले से वो जबरदस्ती कर रहा था। हम खाना खा रहे थे, घर से बाहर से निकले कि सबको मार कर देख रहे हैं गिरा रखा। हम उसमें पहुँचे, हमको भी मार कर कपार उपार फोड़ दिया, गिरा दिया। बस यही। हाँ जी, वो जमीन की लफड़ा था जी।
मुफस्सिल थाना इलाके के आधारपुर गांव में हुए इस खूनी जंग में दोनों पक्ष से वार्ड पंच सहित 10 लोग जख्मी हो गए। जमीन के एक टुकड़े के लिए देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। दोनों ओर से एक दूसरे पर धारदार हथियार से वार पलटवार हुआ, जिसमें महिला और बुजुर्ग समेत कुल 10 लोग लहूलुहान हो गए, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। कुछ मरीज सामान्य है, कुछ मरीज की स्थिति नाजुक है, लेकिन सब कंट्रोल में है। दवा लग गया है, पट्टी उट्टी हो गया है, खतरे से सब मरीज बाहर है। तो ये कहाँ से आए हैं सर? ये सब मरीज आधारपुर से आया है। सब जमीनी विवाद के कारण मारपीट हुआ है, उसमें सब जख्मी हो गया है। मारपीट की इस घटना में जख्मी आधारपुर के वार्ड पंच नंदू भगत ने बताया कि वो अपने ससुराल में रह रहे हैं और उस जमीन को जबरन रजिस्ट्री करने के लिए दूसरे पक्ष के लोग दबाव डाल रहे थे। जब विरोध किया तो मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं मामले के दूसरे पक्ष की दलील है कि वो जमीन उनकी पुश्तैनी जमीन है और बरसों से उस जमीन पर उनका कब्जा है। नरजू भगत, रामचंद्र भगत, महेश भगत, दीपक भगत, ये लोग राय जबरदस्ती कर रहे हैं लिखने के लिए, केवाला करने के लिए। हम नहीं लिखे हैं, हम नहीं लिखे हैं, इसीलिए हमको मारपीट किया है। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, वो तो पुलिसिया तफ्तीश के बाद ही पता चल सकेगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मधुबनी के उच्चैठ भगवती स्थान से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम का स्थानीय लोगों ने पहले विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया, फिर कानून को हाथ में लेते हुए पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाब में पुलिस की ओर से भी पत्थर फेंके गए। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। अतिक्रमण हटाने पर बवाल, बेनीपट्टी में पत्थरों की बौछार, रणक्षेत्र बना बेनीपट्टी का हाथी गेट। बेनीपट्टी का प्रसिद्ध उच्चैठ भगवती स्थान रणक्षेत्र बना हुआ है। अतिक्रमण हटाने गई बेनीपट्टी पुलिस पर पत्थरों की बारिश हो रही है, तो पुलिस भी पत्थर का जवाब पत्थर से दे रही है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं, लेकिन गांव वालों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उच्चैठ भगवती स्थान के हाथी गेट के पास की सरकारी जमीन पर सालों पहले अतिक्रमण कर कई लोगों ने दुकान और मकान बना लिया था। बार बार नोटिस के बावजूद जब उन लोगों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया, तो पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर बेनीपट्टी पुलिस बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने हाथी गेट पहुंची। बुलडोजर देखते ही अतिक्रमणकारियों का पारा चढ़ गया और उन्होंने प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। ये देखिए उग्र अतिक्रमणकारी किस तरह से जवानों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। एक पत्थर बरसा, दूसरा पत्थर बरसा और तीसरा पत्थर। तो अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए जवाब में बेनीपट्टी पुलिस ने भी पत्थर बरसाए। घंटों बवाल होता रहा और दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश होती रही। उग्र भीड़ की रोरेबाजी से प्रशासनिक टीम के साथ आई जेसीबी मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई। वक्त गुजरने के साथ ही मौके पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे थे। तभी बेनीपट्टी थाने से और पुलिस कर्मियों को घटनास्थल पर बुलाया गया, जिसके बाद स्थिति को काबू में किया जा सका। लेकिन सवाल ये है कि उग्र भीड़ ने कानून हाथ में क्यों लिया? क्या पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? अब पुलिस पत्थरबाजों की शिनाख्त कर कार्रवाई करेगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।
राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। 10 राज्यों में देश के 79% नए केस। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बड़ी चुनौती। कुंभ को प्रतीकात्मक करने की पीएम की अपील। देश में बेकाबू हो चुके वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें एक्शन मोड में आ चुकी हैं। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेले को समाप्त करने की अपील की है। अपनी इस अपील में पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट में लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। वहीं देश में कोरोना के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नवीन पटनायक ने कोरोना से निपटने के लिए 4 अहम बातों का जिक्र किया है, जिसमें पहली सलाह है कि वैक्सीन को खुले बाजार में लाया जाए। दूसरी, वैक्सीनों को भी मंजूरी दी जाए। वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाया जाए। बड़े और सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जाए। अनेक अस्पतालों में ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट्स हम लोग विकसित कर रहे हैं। 1 लाख और सिलेंडर्स हम लोग जो है खरीद रहे हैं। 1 लाख पिछले साल भी खरीद के जो है निःशुल्क सारे स्टेट्स को उपलब्ध कराए थे। और अभी 30 अप्रैल तक का पूरा शेड्यूल हम लोगों ने किस किस प्रकार से ऑक्सीजन किस किस स्थान पर किस किस मात्रा के अंदर उपलब्ध होगी स्टेट्स को, और ऑक्सीजन के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। अनहिंडर्ड वो सब कुछ होगा। उसके लिए होम मिनिस्ट्री ने भी जितने आवश्यक आदेश हैं वो जारी किए हैं। दरअसल कोरोना के खिलाफ इस नई जंग को इसलिए और तेज कर दिया गया है क्योंकि वायरस पहले से कहीं ज्यादा घातक होने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य से जुड़ी मशहूर पत्रिका लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के हवा के जरिए ज्यादा तेजी से फैलने के सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्वारंटीन होटलों में से एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच ट्रांसमिशन देखा गया, वो भी बिना एक दूसरे के कमरे में गए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि दुनिया भर में 59% मामले बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों की वजह से फैले हैं। इमारतों के अंदर वायरस का ट्रांसमिशन बाहर के मुकाबले ज्यादा है और वेंटिलेशन होने से ये कम हो जाता है। रिसर्च के दौरान कोरोना मरीजों के कमरों और कार से लिए गए हवा के सैंपल में वायरस मिलने का दावा किया गया है। हवा में वायरस नहीं फैलता है, ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है।